हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न अभी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 8th फाइनल एग्जाम्स का हम देखने वाले हैं सैम्पल पेपर। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पूरा का पूरा सॉल्व आपको यहाँ पर मिलेगा। तो एग्स इन फीमेल्स इज प्रोड्यूस्ड बाय, तो ओवरीज जो होती हैं वो फीमेल्स में एग को प्रोड्यूस करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हियरिंग रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर, तो इंसान जो सुन सकता है उसकी रेंज कितनी है। 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की ही आवाज़ को ह्यूमन बीइंग सुन सकते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस कॉज एड्स, तो एड्स वायरस होता है HIV से, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। नेक्स्ट है क्वेश्चन टू प्रिवेंट आयरन फ्रॉम कोरोजन इट इज़ इलेक्ट्रोप्लेटेड विथ, तो आयरन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है जिंक से ताकि उसको जंग लगने से बचाया जा सके। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा, तो उसका लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट देखिए, फिगर देखनी है। इसमें हमें बोला गया है कि कंटेनर है, ये पानी से भरा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द प्रेशर ऑफ द वाटर, तो कौन सा स्टेटमेंट वाटर प्रेशर के लिए करेक्ट है। तो देखो, जो पॉइंट सबसे नीचे होगा ना, उस पॉइंट पर सबसे ज़्यादा प्रेशर लग रहा होगा। तो सबसे कम प्रेशर होगा A पर, उससे कम A से ज़्यादा B पर, और B से ज़्यादा C पर प्रेशर होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड एन एडोलसेंट चूज़ फॉर हिज हर मील, एक एडोलसेंट यानी कि एक बड़े होता हुआ जो बच्चा होता है उसको अपने खाने में क्या चुनना चाहिए। तो चपाती, दाल, वेजिटेबल, है ना, ये बहुत न्यूट्रिशियस फूड होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, वॉइस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैव अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी, तो मैन की वॉइस में फ्रीक्वेंसी कम होती है, लड़कियों की आवाज़ में, बच्चों की आवाज़ की फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है राइजोबियम बैक्टीरिया इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट हेल्प इन फिक्सिंग नाइट्रोजन, तो जहाँ भी आपको राइजोबियम बैक्टीरिया दिखे तो आप लोगों को याद हो जाना चाहिए कि भाई नाइट्रोजन से इसका रिलेशन होने वाला है। लेग्यूमिनस प्लांट्स के एग्जाम्पल होते हैं जैसे कि पल्सेस, वो नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है नेम द डिवाइस यूज टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग्स फ्रॉम लाइटनिंग, लाइटनिंग से बिल्डिंग्स को बचाने के लिए ना लाइटनिंग कंडक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। नेम द फोर्स ड्यू टू विच एवरी ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन अर्थ, हर चीज़ ज़मीन पर ही क्यों गिरती है, ग्रेविटी की वजह से ऐसा होता है। नेक्स्ट है देखो डिवाइस विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन, मल्टीपल रिफ्लेक्शन पेरिस्कोप जो है मल्टीपल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पर काम करता है। क्वेश्चन नंबर 12 है भूजो एंड पहेली परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स टेकिंग सिमिलर बल्ब्स एंड सेल्स बट टू डिफरेंट सोल्यूशन A एंड B, ठीक है। तो हम लोगों को बताना है दे फाउंड दैट बल्ब इन द सेटअप A ग्लोज मोर ब्राइटली एज कंपेयर्ड टू बल्ब इन द सेटअप B, तो ऐसा क्यों हो रहा है। देखो, अगर हायर करंट है तो ज़्यादा बल्ब ग्लो होगा, करंट कम है तो बल्ब कम ग्लो होगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये हायर करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इन सेटअप A, इसीलिए जो भूजो वाला है उसमें ज़्यादा तेज बल्ब जल रहा है। अब सेक्शन B जो आता है आपका, वो आता है अ पेंडुलम ऑसिलेट 40 टाइम्स इन 4 सेकेंड, तो पेंडुलम 40 बार 4 सेकेंड में हिल जा रहा है। फाइंड इट्स टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, तो देखो जो फ्रीक्वेंसी होती है उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस अपॉन टोटल टाइम। तो फ्रीक्वेंसी को अगर मैं इस तरीके से F मानूँ तो टोटल ऑसिलेशंस, ठीक है, टोटल ऑसिलेशंस अपॉन टोटल टाइम, ये आ जाएगा। तो ऑसिलेशंस कितनी है, 40 है, टाइम है 4 सेकेंड का, तो हम लोगों के पास आ जाएगा 10 हर्ट्ज, ठीक है। और तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई। टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है 1 अपॉन ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी, तो टाइम पीरियड में अगर आपको यहाँ पर निकाल के दिखा दूँ, टाइम पीरियड होता है फॉर्मूला 1 अपॉन F, तो F आया है हमारे पास क्या 10, तो 1 अपॉन 10 क्या हो गया, 1 अपॉन 10 हो गया 0.10, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास टाइम पीरियड आ गया 0.10 सेकेंड और हमारी फ्रीक्वेंसी आ गई 10 हर्ट्ज़ की।
और में एक और क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, तो ये भी सेम टाइप का है कि सोनाली ने सुनी साउंड थंडरबोल्ट की 5 सेकंड के लिए। हाउ फार इज शी फ्रॉम वेयर द लाइटनिंग अकर। तो उसने 5 सेकंड के लिए लाइट की आवाज़ सुनी है, और स्पीड ऑफ साउंड हम लोगों को दे रखी है कि 330 मीटर पर सेकेंड होती है। तो हम लोगों को सिंपल सा क्या करना है, स्पीड का फॉर्मूला लगा देना है। स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, हम लोगों को डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस को हम लोग अकेला छोड़ेंगे और टाइम को इधर भेज देंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, d इज इक्वल्स टू एस इंटू टी हो जाएगा। तो एस हमारे पास क्या है, एस हमारे पास यानी कि स्पीड क्या है हमारे पास 330 दे रखी है हमें यहाँ पर, और टाइम दे रखा है 5। तो 330 इंटू 5 हम लोग कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1650, और आंसर आएगा मीटर में, क्योंकि डिस्टेंस पूछा है। तो 1650 मीटर हमारे पास आंसर आ जाएगा। सिर्फ ये वाला डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम, ये फॉर्मूला लगाना था। अब हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन जाइगोट एंड अ फीटस। तो देखो, जो जाइगोट होता है ना, वो अर्लीस्ट स्टेज होती है डेवलपमेंट की, और जाइगोट जो है वो डिवाइड होता है कई बार एक एम्ब्रियो बनने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ना आंसर देख सकते हो, यहाँ पर ये लिखा हुआ है जाइगोट क्या है। जाइगोट होता है अर्लीस्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, अर्लीस्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट होता है जाइगोट। जाइगोट डिवाइड्स सेवरल टाइम्स टू फॉर्म एन एम्ब्रियो। तो जाइगोट जो है वो कई बार डिवाइड होता है एक एम्ब्रियो बनने के लिए। फीटस जो होती है वो लास्ट डेवलपमेंटल स्टेज होती है किसी ऑर्गेनिज्म की। द फीटस स्टेज अकर्स आफ्टर द एम्ब्रियो स्टेज। तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक्सप्लेन व्हाई अ चार्ज्ड बॉडी लूजेस इट्स चार्ज इफ वी टच इट विद आवर हैंड। ट्रांसफर ऑफ चार्जेस की वजह से, राइट। तो अगर आपने किसी चार्ज बॉडी को छुआ तो वो अपना चार्ज खो देती है। तो देखो, द चार्जेस गेट कंडक्टेड टू अर्थ थ्रू आवर बॉडी व्हेन वी टच इट एंड द कंडक्टर लूजेस इट्स चार्ज। दिस फिनोमेना इज नोन एज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। तो आपसे चार्ज चला, सपोज करो एक चार्ज बॉडी थी, आपने उसको छुआ तो यहाँ से आपकी तरफ ट्रांसफ़र हो गई और आपसे धरती की तरफ चली गई, तो और इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एग्जाम में बहुत बार आता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्या होता है, कि भाई चार्ज बॉडी से आपने अगर छुआ तो आपकी बॉडी में आया वो चार्ज, और आपकी बॉडी से फिर वो अर्थ में चला गया तो डिस्चार्ज हो गया। नेक्स्ट है स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में बार आते ही रहते हैं। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है हमारे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर। तो इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर हम लोगों से हमें पता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई एट द सेम प्लेन, इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। और में है हमारा, व्हाट इज द फार पॉइंट इन द नियर पॉइंट ऑफ द ह्यूमन आई विद नॉर्मल विजन। नॉर्मल विजन है तो फारदेस्ट और क्लोजेस्ट पॉइंट क्या होता है, देखो सबसे ज़्यादा फारदेस्ट तो हम इन्फिनिटी मतलब दूर तक है ना देख पाते हैं, और जो पास वाला होता है उसको हम लोग बोलते हैं कि भाई 25 सेंटीमीटर तक हम लोग सही से देख सकते हैं। नियर पॉइंट जो होता है ह्यूमन आई का वो होता है नॉर्मल विजन वाले का 25 सेंटीमीटर, और फार पॉइंट जो ह्यूमन आई का होता है नॉर्मल विजन का वो इन्फिनिटी होता है, बहुत दूर तक। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन है कि एक इन्फ्लेटेड बलून का मतलब होता है एक फूला हुआ बलून है। इन्फ्लेटेड बलून वॉज प्रेस अगेंस्ट अ वॉल आफ्टर इट हैड बीन रब्ड विद अ पीस ऑफ सिंथेटिक क्लोथ। इट वॉज फाउंड दैट द बलून स्टक टू द वॉल। व्हाट फोर्स माइट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द अट्रैक्शन बिटवीन द बलून एंड द वॉल। अब हमने क्या किया कि ना बलून फुलाया और उसको हमने एक कपड़े से रब किया तो वो चार्ज हो गया। ठीक है, अब चार्ज बॉडी जो होती है वो अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करती है। वॉल एक अनचार्ज बॉडी होगी इस केस में, तो जो चार्ज बॉडी थी यानी कि जो बलून था वो अनचार्ज बॉडी यानी कि वॉल से जाकर के अट्रैक्ट हो गया। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन दोनों के बीच में एक्ट कर रही है। ये आंसर लिखा हुआ है, व्हेन एन इन्फ्लेटेड बलून इज रब्ड विद द पीस ऑफ सिंथेटिक क्लोथ, वो चार्ज हो जाता है। अ चार्ज बॉडी अट्रैक्ट
एक चार्ज बॉडी जो होती है ना वो एक अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करती है. व्हेन दिस चार्ज बलून इज प्रेस्ड अगेंस्ट अ वॉल इट स्टिक टू द वॉल. Thus electrostatic force acts between the charged balloon and the wall. Next है how does pure water conduct electricity? If not, what can be? तो देखो क्या प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? तो प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता क्योंकि उसमें किसी भी टाइप का सॉल्ट नहीं होता. अब प्योर वाटर कैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है? अगर आप उसमें थोड़ा सा नमक डाल दें तो वो एक कंडक्टिंग सोल्यूशन बन जाएगा और फिर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेगा. सेक्शन सी है, देखो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ नॉइज़ एंड अ म्यूज़िक? कैन म्यूज़िक बिकम नॉइज़ सम टाइम? तो नॉइज़ और म्यूज़िक में क्या डिफरेंस है? कई बार क्या म्यूज़िक नॉइज़ बन सकता है? तो देखो एक मेलोडियस अच्छी सी प्यारी सी जो प्लेजेंट आवाज़ होती है जिसको सुनना आपको अच्छा लगता है वो तो भाई म्यूज़िक होता है. म्यूज़िक इज़ अ साउंड विच इज़ pleasant to hear. Sound from flute, pianos and violin are pleasant to hear. Noises are sound which are unpleasant to hear. Noises ऐसी आवाज़ें होती हैं जैसे कि हॉर्न की आवाज़, तो वो नॉइज़ हो गई जो अच्छी नहीं लगती हमारे कानों को सुनने में. बट कई बार क्या होता है म्यूज़िक अगर हम बहुत ही हाई वॉल्यूम पर प्ले कर दें तो वो एक नॉइज़ बन सकता है. अब हमें बोला है लिस्ट सम सोर्सेज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन इन योर सराउंडिंग. अपनी सराउंडिंग में कुछ नॉइज़ पोल्यूशन के बताओ. तो नॉइज़ पोल्यूशन सोर्सेज इन आर सराउंडिंग आर लिस्टेड बिलो. तो बस एंड कार हॉर्न्स, फायर क्रैकर्स एंड लाउड स्पीकर्स, हाई वॉल्यूम इन टेलीविजन एंड ट्रांजिस्टर, मिक्सर एट होम, है ना, मिक्सी जब बच्चे घर तो कितनी गंदी आवाज़ करती है. तो ये हो गए नॉइज़ पोल्यूशन के एग्जाम्पल. नेक्स्ट है कि सेक्स हार्मोन्स क्या होते हैं और उनको सेक्स हार्मोन्स क्यों कहा जाता है और उनका काम क्या होता है. तो व्हाट आर सेक्स हार्मोन्स? व्हाई दे आर नेम्ड सो? स्टेट देयर फंक्शन. तो इसका आंसर है द केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय द सेक्स ऑर्गन्स आर कॉल्ड द सेक्स हार्मोन्स. तो सेक्स ऑर्गन्स बॉडी के जो होते हैं वेजाइना एंड पीनस, वो जो हार्मोन्स रिलीज करते हैं, जो केमिकल सब्सटेंस रिलीज करते हैं उनको हम लोग सेक्स हार्मोन्स बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन फीमेल द सेक्स हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय ओवरी इज कॉल्ड प्रोजेस्टेरॉन इन मेल्स एंड सेक्स हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय टेस्टिस इज कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन. तो एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन ये हार्मोन्स होते हैं ह्यूमन में. फंक्शंस क्या होते हैं सेक्स हार्मोन के? तो एस्ट्रोजन जो होता है, दिस हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन फीमेल्स लाइक एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ये सब होता है. अब टेस्टोस्टेरोन हो गया, दिस हार्मोन डेवलप्ड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बॉयज़ में, जैसे कि ग्रोथ ऑफ बियर्ड हो गया, वॉइस जो होती है वो भारी हो जाती है, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का डेवलपमेंट. नेक्स्ट है नेम write the names of 2 endocrine glands and hormones secreted by them. तो endocrine glands और उनके hormones, तो टेस्टोस्टेरोन ओवरी, एस्ट्रोजन पिट्यूटरी ग्लैंड जो होते हैं ग्रोथ हार्मोन रिलीज करते हैं, एड्रीनल होता है वो एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज करता है, थायराइड थायरोक्सिन, पेनक्रियाज इंसुलिन. तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड है जो हार्मोन रिलीज कर रहे हैं. अब लेबल स्केच ह्यूमन आई का, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत बहुत बार एग्जाम में आता है कि भाई ह्यूमन आई का स्केच ड्रॉ करो, तो रट के जरा इसको जाना. नेक्स्ट है एक्सप्लेन हाउ यू कैन टेक केयर ऑफ़ योर आइज़. तो भाई आपको कई सारी चीज़ें करनी होती हैं कि रीडिंग शुड नॉट बी डन इन ब्राइट लाइट एज वेल एज डिम लाइट. बहुत ज़्यादा तेज़ लाइट में और बहुत ज़्यादा डिम लाइट में हमको नहीं पढ़ना चाहिए. वी शुड विजिट एन आई स्पेशलिस्ट एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम. हमें विजिट करते रहना चाहिए और हमें बहुत एक्सेसिव स्क्रीन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा पास से फ़ोन को नहीं देखना चाहिए, और कुछ गंदगी चली जाए तो आँखों को मसलना नहीं चाहिए, और डायरेक्ट एक्सपोजर सनलाइट को सीधा आँखों से ऐसे सूरज को नहीं देखना चाहिए. डस्ट वगैरह चला जाए तो फटाफट कोल्ड वाटर से धो लेना चाहिए. रीडिंग का जो डिस्टेंस होता है आँखों से वो लगभग कम से कम 25 सेंटीमीटर दूर होना ही चाहिए. नेक्स्ट है नेम द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द प्लास्टिक बकेट कंटेनिंग वाटर हेल्ड अबव ग्राउंड level in your hand. Discuss why forces acting on the bucket do not bring a change in its state of motion. तो देखो क्वेश्चन ये है कि आपने बाल्टी को पकड़ रखा है ऊपर की तरफ, ठीक है, मतलब आप ग्रेविटी के अगेंस्ट पुल कर रहे हैं, तो उस पर हम लोग कौन सी फोर्स लगा रहे हैं.
तो फॉर होल्डिंग द बकेट हम लोग मस्कुलर फोर्स लगा रहे हैं, है ना, मस्कुलर फोर्स हम लोग लगा रहे हैं. दिस मस्कुलर फोर्स एक्ट अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी दैट पुल्स द बकेट टुवर्ड्स द ग्राउंड. द टू फोर्सेज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन. देयरफॉर द नेट फोर्स ऑन द बकेट इज जीरो, हेंस देयर इज नो चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन. तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे से लग रही है, आप मस्कुलर फोर्स ऊपर से लगा रहे हैं, तो नेट फोर्स जीरो हो जाती है. इसलिए अगर आपने हाथ में पकड़ रखी है तो आप हाथ में ही उसको पकड़े रहते हैं. नेक्स्ट है, इन द फॉलोइंग सिचुएशन आइडेंटिफाई द एजेंट exerting the force and the object on which it acts. तो squeezing a piece of lemon between fingers to extract its juice. आप हाथ से जूस निकालते हैं लेमन का, तो आप क्या कर रहे हैं, ऑब्वियसली आप लोग मस्कुलर फोर्स लगा रहे हैं, है ना, क्योंकि मसल से आप काम कर रहे हैं. और इसका रिजल्ट क्या हो रहा है कि लेमन जो है वो लेमन की शेप चेंज हो रही है. नेक्स्ट है, टेकिंग आउट पेस्ट फ्रॉम अ टूथपेस्ट ट्यूब. तो टूथपेस्ट की ट्यूब में से पेस्ट निकालना, इसमें आप लोग क्या कर रहे हैं, फिर से आप मस्कुलर फोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और इससे भी क्या हो रहा है, टूथपेस्ट की जो ट्यूब है उसकी शेप चेंज हो रही है. नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो है हमारी वो केस स्टडी है. तो केस स्टडी देख लेते हैं कि कौन से टॉपिक पे हम लोग को केस स्टडी दी गई है. इसमें है हम लोगों के पास फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे. द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर अ पेयर ऑफ ओवरीज. तो ये भी अच्छे से सुनिए आप, क्योंकि है ना, ओवरीज होते हैं, ओविडक्ट होते हैं जिसको हम लोग फेलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, और यूट्रस होता है. द ओवरी प्रोड्यूसेस फीमेल गैमीट्स. ठीक है, ओवरी से एग रिलीज होता है ह्यूमन बींग्स में. अ सिंगल मैच्योर्ड एग इज रिलीज इनटू ओविडक्ट बाय वन ऑफ द ओवरीज एवरी मंथ. तो दोनों में से एक ओवरीज में से हर महीने एक एग रिलीज होता है. यूटरस इज द पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ बेबी टेक प्लेस. तो ओवरी से जो है एग अगर फर्टिलाइज हो जाता है तो फिर वो जाता है यूट्रस में और वहाँ पर बच्चा डेवलप हो रहा होता है. लाइक द स्पर्म एंड एग इज ऑल्सो अ सिंगल सेल. ठीक है, स्पर्म भी एग की तरह एक सिंगल सेल होता है. अब फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज द फ्यूजन ऑफ अ स्पर्म एंड द ओवन. तो स्पर्म और जो एग होता है, ओवम जिसको बोलते हैं, वो मिलते हैं. When sperm come in contact with an egg, one of the sperm may fuse with the egg. तो एक sperm जो है वो egg के साथ मिल जाता है. Such fusion of the egg and the sperm, जो ये egg और sperm का fusion होता है, इसको हम लोग fertilization बोलते हैं. During fertilization, nuclei of the sperm and the egg fuse to form single nucleus. ठीक है, फिर दो न्यूक्लियस होते हैं, पहले स्पर्म का एग का, फिर वो फ्यूज़ होकर के एक ही न्यूक्लियस बन जाता है. फिर क्या होता है, दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ फर्टिलाइज्ड एग. Which of the following is not a part of female reproductive system? इनमें से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट कौन सा नहीं है, तो टेस्टिस नहीं है, है ना, देखो ना, ओवरीज, ओविडक्ट और यूटरस पार्ट है. डेवलपिंग, नेक्स्ट देखो हमारे पास है कि डेवलपिंग जाइगोट कॉल द एम्ब्रियो गेट्स एम्बेडेड इन विच पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो जो बच्चा बढ़ रहा होता है तो वो यूटरस की वॉल पे जाता है. यहाँ पे हम लोग को बताया था ना कि यूटरस इज़ वेयर डेवलपमेंट ऑफ बेबी टेक प्लेस. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ IVF. तो जो IVF है उसकी करेक्ट फुल फॉर्म होती है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. नेक्स्ट है, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट. मेल और फीमेल गैमीट का जो फ्यूजन होता है उसको हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं. केस स्टडी 2 है, ये सॉइल वाला जो चैप्टर है उससे रिलेटेड केस स्टडी है. तो चलिए हम लोग देख लेते हैं पहले क्वेश्चन ही. नेम द ऑर्गेनिज्म वाइडली नोन एज फ्रेंड ऑफ फार्मर्स. तो फ्रेंड ऑफ फार्मर्स किसको बोलते हैं हम लोग, अर्थवॉर्म्स जो होते हैं, ये तो हम लोग को पता ही है ना. ये सारे के सारे आपकी बुक के ही होते हैं, तो आप लोग खुद से भी कर सकते हैं बिना पढ़े भी. व्हाट डू यू मीन बाय प्लोइंग. प्लोइंग क्या होता है, तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप. तो आप पहले अपना क्रॉप को प्रिपेयर करते हैं, तभी तो फिर उसको आगे बढ़ाते हैं. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज़ टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क क्या होता है कि आप उसको टर्न करते हैं, लूजन करते हैं, ताकि हवा पास हो सके. इट अलाउ द सॉइल टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल. तो रूट जो है वो डीप अंदर तक सॉइल में चली जाती हैं. द लूज सॉइल अलाउज द रूट टू ब्रीथ ईजिली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल. ठीक है, नीचे तक वो चली जाती हैं बहुत ही ईजिली अगर आप मिट्टी को अच्छे से प्लो कर देते हैं. वाई डज द लूजनिंग ऑफ द सॉइल अलाउज द
रूट टू ब्रीथ ईजिली, क्योंकि लूजेंट सॉइल से क्या होता है, अर्थवॉर्म आ जाते हैं, माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सॉइल में, इसको ही हम फार्मर का फ्रेंड कहते हैं। लूजेंट सॉइल में हम ह्यूमस भी ऐड कर सकते हैं और ये अर्थवॉर्म भी ह्यूमस ऐड करते हैं। बट वाई सॉइल जो होती है नीड्स टू बी टर्न्ड एंड लूजेंट, तो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि सॉइल में मिनरल्स होते हैं, वाटर, एयर और कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। इसके अलावा डेड प्लांट्स और एनिमल्स भी होते हैं जो कि डिकम्पोज हो रहे होते हैं, है ना। और उससे जब हम लोग टर्न करते हैं ना, तो वो डेड ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट्स रिलीज़ कर देते हैं सॉइल में। अब ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, सिंस ओनली कुछ सेंटीमीटर की जो टॉप सॉइल होती है उसमें ही प्लांट ग्रोथ हो सकती है। टर्निंग और लूजनिंग ऑफ सॉइल न्यूट्रिएंट रिच सॉइल को टॉप की तरफ ले आती है, क्योंकि हमें जब फसल उगानी है तो हमें न्यूट्रिएंट रिच सॉइल चाहिए होती है। अब ये टर्निंग और लूजनिंग जो होती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्रॉप्स के कल्टीवेशन के लिए। ये प्रोसेस जो होता है ना लूजनिंग का और सॉइल को टर्न करने का, इसको ही हम लोग प्लोइंग बोलते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया। आप लोग लिख देंगे यहाँ पे कि द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल, इसको हम लोग प्लोइंग बोलते हैं। वाई इज मैन्योर समटाइम्स एडेड टू द सॉइल बिफोर द प्रोसेस ऑफ टिलिंग, तो मैन्योर क्यों ऐड किया जाता है सॉइल में टिलिंग से पहले, तो समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग, दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद सॉइल। इससे क्या होता है, मैन्योर और सॉइल की प्रॉपर मिक्सिंग हो जाती है और इससे सॉइल मॉइस्टेंड हो जाती है सो करने से पहले। राइट द इम्पॉर्टेंस ऑफ टर्निंग द सॉइल एंड लूजनिंग इट, तो टर्निंग द सॉइल और उसको लूजन करने की इम्पॉर्टेंस हम लोगों को यहाँ से मिल जाती है। देखो कल्टीवेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होती है यहाँ से, कि न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ना प्लांट्स के वो एब्जॉर्ब करता है, मतलब प्लांट ज़मीन से, मिट्टी से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करता है और सिर्फ फ्यू सेंटीमीटर तक जो टॉप सॉइल होती है उसमें ग्रो कर सकता है। इसलिए टर्निंग और लूजनिंग न्यूट्रिएंट रिच टॉप सॉइल को बाहर ले आता है। ठीक है, आप यहाँ से भी इसका आंसर इधर से देख सकते हैं। ठीक है, ये है लूजन सॉइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब प्रेजेंट इन द सॉइल। नेक्स्ट है टर्निंग और लूजनिंग, ये हो गया। ठीक है, अब ये सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप है। अब इसमें हम लोग पर्पस ऑफ यूजिंग इलेक्ट्रोस्कोप, तो जो इलेक्ट्रोस्कोप होता है उसका हम लोग इस्तेमाल क्या करते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रोस्कोप होता है उसका यूज़ क्या होता है। और फिर दो एग्जांपल हम लोगों को देने हैं कंडक्टर्स के। एक सेकेंड की केस स्टडी 4 आ गई है यहाँ पर। ठीक है, ओके। हाँ, तो इसमें हम लोगों को ये पूछा गया है, अच्छा केस स्टडी में इन्होंने कुछ दिया नहीं है यहाँ पर, इन्होंने बस पर्पस हम लोगों से पूछा है, कंडक्टर का एग्जाम्पल पूछा है और हम लोगों को बोला है कि अर्थिंग क्या होती है। तो देखो इलेक्ट्रोस्कोप जो होता है ना उसका देखिए डायग्राम तो आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है, इसमें डिटेक्ट कर लेता है कि भाई इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है बॉडी का। ठीक है, जो भी हम लोगों ने क्या है, तो इसका जो काम होता है यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, मैं आपको लिख देती हूँ, डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ चार्जेस, डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ चार्जेस इन बॉडी। ठीक है, कंडक्टर के एग्जाम्पल आप लोग, बहुत सारे कंडक्टर होते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम भी एक कंडक्टर है। ठीक है, और आयरन भी एक कंडक्टर है। अगर आप देखें तो वाटर भी इज़ अ कंडक्टर। अर्थिंग का मतलब होता है आप जो इलेक्ट्रिकल चार्ज है उसको अर्थ की तरफ अगर ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसी को हम लोग अर्थिंग बोल देते हैं। केस स्टडी 4 जो है इसमें हम लोगों को ये बताना है कि टेक आउट कार्बन रॉड केयरफुली फ्रॉम अ डिस्कार्डेड सेल। ठीक है, सेल हैं उसमें से हम लोग को उसके अंदर कार्बन रॉड होती है ना वो निकालनी है, उनके मेटल कैप को क्लीन करना है सैंड पेपर से, फिर क्या करना है रैप कर देना है कॉपर वायर। सबसे पहले हम लोगों ने जो यूज्ड सेल थे उसके अंदर से कार्बन रॉड निकाली, फिर उसको साफ़ किया, फिर जो था इसके ऊपर साफ़ करने के बाद हमने कॉपर वायर लपेट दिया उस मेटल कैप के अराउंड, फिर क्या किया उनको बैटरी से जॉइन कर दिया। ठीक है, कार्बन रॉड थी, फिर उसके ऊपर ऐसे करके यहाँ पर मेटल कैप लगा दिया है और इसको यहाँ से देखो बैटरी से जोड़ दिया है। अब एक वाटर लेना है, इसमें आपको गिलास में
या फिर प्लास्टिक के बाउल में उसमें 1 चम्मच पानी में नमक डाल देना है या फिर थोड़ा सा लेमन जूस डाल देना है, ताकि ये पानी जो है ये एक कंडक्टर की तरह काम करे। अब हमें क्या करना है, कार्बन डॉट्स को इसमें रख देना है। फिर उसके बाद हमें बताना है कि भाई इसमें गैसेस कौन कौन सी प्रोड्यूस हुई हैं। तो भाई देखो, ये आप लोगों का हमारे पास ये है, ठीक है, पूरा का पूरा ये हमारा कंडक्शन का प्रोसेस चल रहा है। तो हम लोगों से पूछा गया है कि गैसेस कौन कौन सी प्रोड्यूस हुई हैं। तो भाई देखो, वाटर क्या होता है, H2O होता है। तो गैसेस कौन कौन सी प्रोड्यूस होंगी इसमें, एक हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो जाएगी और एक ऑक्सीजन हो जाएगी। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी। इलेक्ट्रिक करंट इज शोन इन दिस एक्टिविटी। तो इसमें हम लोग को केमिकल इफेक्ट दिखा है। अब इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम, तो इलेक्ट्रिक करंट तो पॉजिटिव से निगेटिव जाता है। नेक्स्ट व्हाट हैपन्स इफ़ वी यूज़ शुगर सॉल्यूशन इन प्लेस ऑफ सॉल्ट और लेमन जूस। तो भाई शुगर सॉल्यूशन जो है ना, वो कंडक्टर जो है वो मतलब नहीं होता है ना, तो हमें सॉल्ट डालना होता है, लेमन जूस डालना होता है। शुगर सॉल्यूशन कंडक्टिंग नहीं होता, तो वाटर विल बिकम लेस कंडक्टिंग, वाटर कंडक्शन विल स्टॉप, हमारे पास आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा सोल्यूशन। थैंक यू सो मच।